हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर आई हूँ। हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड समझेंगे, इंग्लिश के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग भी कैसे दी जाती है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो क्या करना है पता है ना। यस, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। नॉट रिवेंज और रिटेलिएशन बट अ पैराडाइम शिफ्ट। कहने का मतलब है कि ये बदला या प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रतिमान में परिवर्तन है। प्रतिमान का मतलब होता है एक तरीके का उदाहरण या पैटर्न, ठीक है, नमूना, मिसाल जो देते हैं लोग। तो ये किसी तरह का बदला नहीं है, ये किसी तरीके का प्रतिकार नहीं है, प्रतिशोध। इसको भी हम बदला के सेंस में ही लेते हैं जो थोड़ा इंटेंस होता है। तो आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है कि ये किस बारे में बात की जा रही है कि बदला या प्रतिकार, प्रतिशोध नहीं बल्कि एक पैटर्न में बदलाव है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस बारे में ये आर्टिकल है। दी पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 22, 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ has put Delhi and Islamabad into a different trajectory from the past। ये पहलगाम आतंकी हमले जो कि 22 अप्रैल को हुआ, उसने दिल्ली और इस्लामाबाद, दिल्ली भारत की राजधानी है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की, इस हमले ने दिल्ली और इस्लामाबाद को एक अलग ही दिशा में ला खड़ा किया है। अब देखो, ये ट्रैजेक्टरी मतलब होता है पाथ, दिशा, ठीक है, and is one that should alert the entire strategic community। और यह एक ऐसा हमला है जिससे पूरे रणनीतिक समुदाय को सतर्क होना चाहिए। This was the first such incident on this scale targeting civilians since the Mumbai 2008 attacks। मुंबई 2008 के हमले के बाद नागरिकों को निशाना बनाकर इस पैमाने पर यह पहली घटना थी। इसमें कोई आर्मी टू आर्मी या फोर्स टू फोर्स लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक कुछ लोग आए और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उन्होंने कि सामने वाले की एक नॉर्मल, एक सिविलियन, एक जो देश के नागरिक थे उनसे उनका धर्म पूछा और बस शूट कर दिया। दी बारबैरिटी मतलब बर्बरता इन पहलगाम, segregating men from women, identifying them by religion and then executing them। पहलगाम में जो बर्बरता, पुरुषों को महिलाओं से अलग करना, आइडेंटिफाइंग देम मतलब उनको पहचानना, बाय रिलीजन धर्म के द्वारा, कि अगर आप हिंदू हैं, उसने बस इतना पहचाना कि सामने वाला हिंदू था या फिर नॉन मुस्लिम था, एंड देन एग्जीक्यूटिंग देम। एग्जीक्यूट मतलब होता है मार डालना। aimed not just by terrorizing Indians and crushing a slowly reviving Kashmir economy। ये जो एक्ट था, ये जो हरकत हुई, इसने न केवल भारतीयों को आतंकित करने मतलब उनको डराने धमकाने के लिए, और धीरे धीरे जो रिवाइव हो रही थी कश्मीर की इकोनॉमी, जो पुनर्जीवित हो रही थी, थोड़ी ग्रो कर रही थी, उस अर्थव्यवस्था को, उस कश्मीरी अर्थव्यवस्था को भी कुचलने के उद्देश्य से ये किया गया था। जो भी हुआ यहाँ के नागरिकों में, यहाँ के हिंदुओं में वो डर फैलाने के लिए, वो आतंक का जो खौफ होता है वो डालना, और साथ ही साथ कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना भी एक टारगेट, एक उद्देश्य रहा होगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। बट ऑल्सो ऑफ इंस्टिगेटिंग अ कम्युनल रिफ्ट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बट ऑल्सो ऑफ इंस्टिगेटिंग मतलब कि ये भड़काने के उद्देश्य से भी हो सकता है। क्या भड़काने? एक कम्युनल रिफ्ट, एक सामुदायिक दरार। अब जैसे देखो, आज के टाइम पे जो ये घटना घटी है, जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, इसमें बहुत सारे हिंदूज में ना एक गुस्से की भावना आ गई है मुस्लिम के प्रति, या फिर जो हमारे देश में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो आतंकवादी थे वे अपने आप को मुस्लिम मानते थे, तो इसलिए एक तरीके की नफरत की भावना हिंदूज में आ गई, और इस तरह से कम्युनल रिफ्ट क्रिएट हो गया, एक सामुदायिक दरार आ गई हिंदू और मुस्लिम, जो कि पहले से चली आ रही है अंग्रेजों के देन की वजह से, वो दरार वो थोड़ी बढ़ गई। तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि एक देश की जो एकता है, जो यूनिटी है, उसको तोड़ देना। अनलाइक द फिदाइन अटैक्स ऑफ द पास्ट,
फिदाइन का मतलब होता है खुद को बलिदान देना। फिदाइन हमले जो होते हैं ना, वो ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें खुद की बॉडी में बॉम्ब लगा के और एक मार्केट एरिया में, एक पब्लिक एरिया में जाके वो खड़ा हो जाता है और खुद को के साथ साथ पूरे वहां पे जितने भी लोग थे उन सबको उड़ा देता है। अनलाइक द फिदाइन अटैक, मतलब फिदाइन हमले उसके ठीक विपरीत वेयर, जहां, अब देखो यहाँ पे वेयर जो है वो रेफरेंस के लिए आ रहा है, संबोधित कर रहा है इस अटैक को, कि इस अटैक में जहां टेररिस्ट वर सेंट इन एज कैनन फॉडर, जहां आतंकवादियों को तोप के चारे के रूप में भेजा जाता था, टू कंटिन्यू टू किल, मतलब तब तक मारते रहो, अंटिल एलिमिनेटेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, तब तक वहां पे हत्या करते रहें जब तक सुरक्षा बलों द्वारा उनको मार ना दिया जाए। दिस अटैक सीम्ड मोर प्रिसाइज, यह हमला अधिक सटीक लग रहा था। विद एन एक्सफिल्ट्रेशन प्लेस इन प्लेस, जिसमें घुसपैठ की योजना बनाई गई थी जगह जगह पे। While a deeper inquiry into the lapses that allowed the attack to take place, while a deeper inquiry मतलब एक बहुत ही गहन जांच का इंतजार है, into the lapses that allowed, जिसने अलाउ किया है, जिसने अनुमति दिया, the attack to take place for the terrorists to leave unchallenged is awaited। अब ये घुसपैठ की योजना बनाई गई थी यहाँ तक कि हमले को अंजाम देने और आतंकवादियों को बिना चुनौती दिए, कोई भी चैलेंज दिए भागने की अनुमति देने वाली जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसकी गहन जांच की जानी चाहिए। उसका इंतजार है हम लोगों को, देश के नागरिकों को। The government has announced diplomatic measures, सरकार ने कूटनीतिक उपायों की घोषणा की है, जैसा कि हमने सुना है, which include, जिसमें शामिल है, the suspension of the Indus Water Treaty IWT, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। It has also given the defense forces the green light to plan a military operation, और इसने रक्षा बलों को सैन्य अभियान की योजना बनाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है, कि डिफेंस फोर्सेस को भी कह दिया गया है कि आप जो भी जिस भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस आपको चलाने हैं आप चला सकते हैं, ऐसा सरकार की तरफ से उनको परमिशन दे दी गई है। ए रिस्पॉन्स दैट इज नॉट जस्ट रिवेंज, एक प्रतिक्रिया जो सिर्फ बदला नहीं है, मतलब जो भी हमने जो हमला हुआ पहलगाम में, उस अटैक का जो रिस्पॉन्स हमने दिया वो सिर्फ एक बदला नहीं है। देखते हैं कैसे। हाउ डज वन क्राफ्ट अ मोर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, एक अधिक लंबे समय के लिए प्रतिक्रिया कैसे तैयार की जाए कि that does not just seek revenge or retaliation, जो सिर्फ बदला या प्रतिशोध नहीं मांगता हो, but works as a deterrent in the short term। देखो ये बहुत ही सुंदर वर्ड है, जो एक कम समय के लिए, छोटे समय के लिए एक बचाव का, एक निवारक के रूप में भी काम करे, and seeks to change patterns of cross border behavior in the long term, और दीर्घावधि मतलब लंबे समय में सीमा पार व्यवहार के पैटर्न को, मतलब जिस पैटर्न में जो बिहेवियर की जा रही है क्रॉस बॉर्डर्स पे, उस पैटर्न को बदलने का भी प्रयास करें। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक लंबे समय के लिए प्रतिक्रिया कैसे तैयार की जाए कि जो भी अटैक्स होते जा रहे हैं उसका कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स दें जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो, लंबे समय के लिए हो, और वो सिर्फ बदला या प्रतिशोध नहीं मांगता हो। जैसे हम जो रिस्पॉन्स दें उसमें वो रिस्पॉन्स सिर्फ बदले के लिए नहीं दिया जा रहा हो, जब बल्कि ये एक बचाव का, एक निवारक के रूप में काम करे, और साथ ही साथ ये उस पूरे पैटर्न को बदलने का काम करे, जो पैटर्न जिस क्रॉस बॉर्डर्स पे जो बिहेवियर शो कर किया जा रहा है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहां पे अटैक किया गया, वहां पे गोलीबारी हुई, तो इस बिहेवियर को ही चेंज करने का एक रिस्पॉन्स हमें दिखाना चाहिए। टू बिगिन विद, सबसे पहले इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू एनालाइज, विश्लेषण करना, इंडियाज वैरिड रिस्पॉन्सेज टू अटैक्स ऑफ अ सिमिलर मैग्नीट्यूड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स फॉर व्हाट वाज, मतलब ये समझना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के हमलों के लिए भारत की अलग अलग प्रतिक्रियाएं का
विश्लेषण करना आवश्यक है या ज़रूरी है कि जो भी भारत ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं, जो भी जवाब दिया है, उसको एक बार एनालाइज किया जाए, उसको डीपली समझा जाए कि हमने जो रिस्पॉन्स दिया उसके बाद भी अटैक्स होते जा रहे हैं, तो हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। रिलेटिवली स्पीकिंग, मोर इफेक्टिव इन सिक्योरिंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भारत के सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने में, सेफ रखने में अपेक्षाकृत रूप से कौन सी रिस्पांस अधिक प्रभावी रही। अब इसका मतलब समझो सिंपल वर्ड्स में कि हमने आज तक जो भी अटैक्स जो दूसरे देशों के द्वारा की गई हमारे कंट्री पे, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सेज हमने दिखाए, जो भी एक्शंस लिए, जो भी जवाब दिया, उसके बदले में उन रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसको डीप में विचार करने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ पाएँ कि भारत के द्वारा दी गई रिस्पॉन्सेज में कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया थी जो अधिक प्रभावी रही, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव रही। While most analyses look at the responses to the Uri 2016 and Pulwama 2019 attacks, अधिकांश जो विश्लेषण हुई, जो विचार इस पर किया गया, वो था उरी 2016 में जो उरी हमला हुआ और पुलवामा 2019 में हमलों की प्रतिक्रियाएं को देखते हैं। एटलीस्ट 5 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शुड बी स्टडीड, कम से कम 5 अलग अलग रिस्पॉन्सेज प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स 2001 आफ्टर द पार्लियामेंट अटैक, संसद पर जो हमला किया गया था 2001 में, वह शामिल है। When the Indian Army was mobilized during Operation पराक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेम, याद रखना क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है। ऑपरेशन पराक्रम का डायरेक्टली नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये कब चलाया गया था। अब इस सेंटेंस का मतलब हुआ क्या कि पार्लियामेंट संसद पर हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भारतीय सेना को जुटाया गया था, मोबिलाइज किया गया था। आफ्टर द मुंबई अटैक्स, मुंबई हमलों के बाद द गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन, सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया जिसने दैट पुश्ड पाकिस्तान टू एडमिट दैट टेररिस्ट्स हैड बीन रेज्ड एंड ट्रेन्ड ऑन इट्स टेरिटरी। देखो, एक ये जो अभियान चलाया गया था ऑपरेशन मुंबई हमलों के बाद, इसमें पाकिस्तान को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए इस अभियान ने मजबूर किया कि उसके क्षेत्र में आतंकवादियों को पाला जाता था और प्रशिक्षित किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। देखो, ये जो हम रिस्पॉन्सेज को एनालाइज कर रहे हैं वन बाय वन, ये 5 जो हमारे रिस्पॉन्सेज थे उसके बारे में हमें उसको एनालाइज करना चाहिए। उसमें से एक रिस्पॉन्स ये भी था जो मुंबई अटैक के बाद सरकार ने जो इंटरनेशनल कैंपेन चलाया, उसका रिजल्ट क्या निकला था, उसका परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान ने एडमिट किया, पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाँ, उसी के क्षेत्र में, उसी के एरिया में टेररिस्ट को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट पुट ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट, और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में डाला गया था। अब ये देखो, ग्रे सूची क्या होता है, जो ऐसे कुछ कंट्रीज जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो। टेरर फाइनेंस होता है जो आतंकवादियों को रेज करने में, उनको ट्रेन करने में जो पैसे वे लोग खर्च करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि एक ब्लैक मनी को किस तरह से वाइट के रूप में दिखाया जाए, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रीज इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में, उनको FATF उनके लिए कुछ लिस्ट तैयार करते हैं, और उसमें जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो लिस्ट होता है वो होता है ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री उसमें चला गया तो फिर इट्स हाईली पॉसिबल कि उस कंट्री को किसी तरह का फंड या वर्ल्ड बैंक की तरफ से किसी तरीके की सपोर्ट नहीं दी जाएगी। तो वो जो टाइम था जिस वक्त पाकिस्तान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था अबाउट ऑफ टेररिस्ट एंड ऑल, उस वक्त पे FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब वो उसे एक तरीके की वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, इस काम को, तो आपको हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाए। In 2007, after the समझौता एक्सप्रेस ट्रेन अटैक, 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन हमले के बाद
एंड इन जनवरी 2016 और जनवरी 2016 में आफ्टर द पठानकोट अटैक, पठानकोट के हमले के बाद, इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान से पूछा टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, कि वह पाकिस्तान को कहा जांच में शामिल होने के लिए। समझौता एक्सप्रेस अटैक हुआ है, इसके लिए जो जांच बैठाई गई थी, इन्वेस्टिगेशन, उसमें पाकिस्तान को बोला गया था इंडिया के थ्रू कि आप इसमें शामिल हों। एंड पाकिस्तानी टीम वाज इवन इनवाइटेड टू विजिट द पठानकोट एयरफोर्स बेस इन मार्च 2016। और मार्च 2016 में एक पाकिस्तानी टीम को पठानकोट वायु से अड्डे का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। आफ्टर द उरी अटैक, उरी हमले के बाद, द गवर्नमेंट ओकेड क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब समझते हैं। ये देखो, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पर कश्मीर वाले पार्ट को ड्रॉ करने की। देखो, ठीक है। अब इस पार्ट को चाइना ने, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, कब्जा कर रखा है, और इतना दूर तक का जो एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है हमारा, इस तरह का होगा, ठीक है। तो इस एरिया को हम कहते हैं POK, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो भारत की जो एक्चुअल जो लैंड एरिया है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC। अब लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाने लगा था शिमला समझौते के बाद, जो हमने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था। तब तक ये सीज फायर की लाइन से जानी जाती थी, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे युद्ध होता छिड़ता रहता था टाइम टू टाइम। तो उसी समझौते के बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाने लगा कि अब इस लाइन पे कंट्रोल हम नियंत्रण बना के रखेंगे। पूरी हमले के बाद सरकार ने नियंत्रण रेखा पार, नियंत्रण रेखा LOC के पार इस वाले एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी थी उरी हमले के बाद, टू अटैक टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। मतलब उरी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों पर, कि जहां जहां पे भी आतंकवादियों ने अपने क्या कहते हैं टेंट लगा रखे थे, उन जगहों पर हमला करने का परमिशन सरकार ने दे दिया था। एंड इन 2019 में द इंडियन एयरफोर्स बॉम्ब्ड अ टेरर कैंप इन बालाकोट आउटसाइड POK। 2019 में भारतीय वायुसेना ने POK के बाहर बालाकोट में एक आतंकी शिविर पर बमबारी की थी, which then saw a counter mobilization by the Pakistan Air Force, जिसके बाद पाकिस्तान वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। The capture of an Indian pilot and a helicopter accidentally shot down on the Indian side, जिसमें एक भारतीय पायलट और एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया गया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद ये अभिनंदन वर्धमान की बात हो रही है, जिनको पकड़ लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। गिवन दैट द पहलगाम अटैक अपीयर्स टू हैव बीन अ डेलिबरेटली प्लान्ड प्रोवोकेशन। डेलिबरेटली का मतलब होता है कोई काम को जानबूझ के करना। तो पहलगाम हमला जो था वो जानबूझकर एक योजनाबद्ध तरीके से उकसावे के तहत किया गया प्रतीत होता है। प्रोवोकेशन मतलब उकसाना, किसी को भड़काने के लिए। Another similar response from India will be expected, कि उम्मीद किया जाएगा या उसके मुताबिक, and would have been war gamed already, और पहले से ही युद्ध खेल हो चुका होगा। This narrows strategic options for a strike। नैरो मतलब किसी चीज को कम करना, छोटा करना। तो ये नैरो करता है, ये कम करता है एक रणनीतिक विकल्पों को फॉर स्ट्राइक, हमले के लिए, दैट कैचेस द अदर साइड अनअवेयर्स, जो दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित करता है। ये रणनीतिक विकल्प कम होते साबित हो रहे हैं। प्लानर्स विल नॉट ओनली नीड टू एलिमिनेट, मतलब योजनाकारों को न केवल खत्म करने की आवश्यकता होगी, क्या द रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी ट्राइड इन द पास्ट, ऐसी आजमाए गए जवाबों को खत्म करने की आवश्यकता होगी जो पहले हो चुकी है अतीत में। बट दे ऑल्सो मस्ट प्रोड्यूस 3 सेपरेट स्ट्रैटेजीज, बल्कि उन्हें 3 अलग अलग रणनीतियां भी बनानी होंगी। एक काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी, एक आतंकवाद विरोधी रणनीति, ए स्ट्रैटेजी फॉर रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई की रणनीति। रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध, तो उसके लिए भी एक रणनीति बनानी होगी। एंड स्ट्रैटेजी टू मैनेज पाकिस्तान काउंटर रिटेलिएशन एज वेल,
और साथ ही पाकिस्तान के जवाबी हमले को संभालने की भी रणनीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर हमारे अटैक पर कोई जवाब देता है तो उस पर हम क्या रिस्पॉन्स दिखाएंगे, उसकी भी रणनीति हमें बनानी होगी। 3 other areas of misadventure and miscalculation must also be factored in. और भी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे दुस्साहस किया जा रहा है या गलत अनुमान लगाया जा सकता है, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन बिगिनिंग विद पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर्स apparent desire to escalate matters with India, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भारत के साथ मामलों को बढ़ाने की स्पष्ट इच्छा होती है। मतलब वे उनकी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि वो बहुत ही एपरेंटली, बहुत स्पष्ट रूप से उनको इच्छा है, डिजायर है टू एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है बढ़ाना, क्या, मैटर्स को, जो भी भारत पाकिस्तान के बीच के मैटर्स उसको बढ़ाने की उनकी पूरी पूरी इच्छा है भारत के साथ। एक क्लियर इंडिकेटर ऑफ दिस वर 2 रिसेंट स्पीचेस। इसका एक स्पष्ट संकेत हाल ही में दिए गए 2 भाषणों से मिलता है। कॉलिंग फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ हार्ड स्टेट, पाकिस्तान को एक कठोर राज्य बनाने का आह्वान। अंडरलाइनिंग रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेदों को रेखांकित करना, अंडरलाइन करना। दैट फॉर्मेंटेड द 2 नेशन थ्योरी, जिसने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को बढ़ावा दिया था। फॉर्मेंटेड, यही हिंदू मुस्लिम के बीच जो डिफरेंसेस क्रिएट की गई थी, इसी की वजह से आज हमारा देश खंडित हो गया और 2 नेशन थ्योरी को बढ़ावा मिला था। पाकिस्तान के जो ये आर्मी चीफ जनरल है, उनकी बातों से लग रहा है कि वो ये चीजों को और ज्यादा, इन मामलों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पीचेस के थ्रू। एंड द रेफरेंस टू कश्मीर एज अ जुगुलर वेन, और कश्मीर को गले की नस के रूप में संदर्भित किया गया। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, यह ध्यान में रखना चाहिए that कि General Munir was commissioned in the Pakistani army in 1986 during General Ziaul Haq's tenure. ये कि जनरल मुनीर को 1986 में जनरल जियाउल हक के कार्यकाल के दौरान ही नियुक्त किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ही जनरल मुनीर को नियुक्त किया गया था। When the ideological purpose of the Pakistan army was changed from इतिहाद यकीन तंजीम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जब पाकिस्तानी सेना का वैचारिक उद्देश्य, मतलब विचार से, उनके ओपिनियन का जो उद्देश्य था इतिहाद, यकीन और तंजीम से बदलकर टू द मोर रेडिकलाइज्ड ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसको कहते हैं फेथ, ओबीडियंस ऑफ गॉड एंड स्ट्रगल फॉर द पाथ ऑफ अल्लाह। अब फिर से इसको समझो कि पाकिस्तानी सेना का जो वैचारिक उद्देश्य था, जो उनकी ओपिनियन थी, इतिहाद, यकीन, तंजीम, एकता, विश्वास और अनुशासन, इससे बदलकर अधिक कट्टरपंथी हो गई थी, रेडिकलाइज हो गई थी, और उससे बदलकर उन्होंने ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिसको विश्वास, ईश्वर की आज्ञाकारिता और अल्लाह के मार्ग के संघर्ष हो गया था। And this is likely to have left a lasting imprint, और इसने एक स्थायी छाप छोड़ी है। जनरल मुनीर has been under pressure not only to avenge the Zafar Express attack in Pakistan in March this year, जनरल मुनीर पर न केवल इस साल मार्च में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले का बदला लेने का दबाव है, बल्कि in which coincidentally or otherwise 26 hostages all men were killed, जिसमें संयोगवश या अन्यथा रूप से 26 बंधकों की मौत हो गई थी और सभी के सभी मेन थे, पुरुष थे। अनदर प्रेशर जो है उनके ऊपर, दूसरा प्रेशर, दूसरा दबाव, पॉइंट इज द कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। दबाव का एक और बिंदु है इमरान खान की निरंतर लोकप्रियता। हिज बिगेस्ट क्रिटिक के बाद, कॉमा के बाद ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका मतलब हुआ कि इमरान खान जो कि जनरल मुनीर की सबसे बड़े क्रिटिक हैं, सबसे बड़े आलोचक हैं, who has been in jail for nearly 2 years, जो पिछले 2 साल से जेल में है। कौन? मिस्टर इमरान खान, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इवन सो, फिर भी जनरल मुनीर who will remain in the saddle until at least 2027, कम से कम 2027 तक, due to a change in Pakistani law last year,
जो पिछले साल पाकिस्तानी कानून में बदलाव के कारण वो कम से कम 2027 तक सत्ता में बने रहेंगे। कौन? जनरल मुनीर। तो जनरल मुनीर के बाद ये जो स्टेटमेंट था ये दिया गया एक इंफॉर्मेशन उनके बारे में, लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। जनरल मुनीर हैज फ्यू चैलेंजेस टू हिज विल एट प्रेजेंट एंड न्यू दिल्ली मस्ट फैक्टर दिस इन एज वेल। उनकी इच्छा शक्ति के लिए वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, भी वो इच्छुक हैं जिस भी कार्य के लिए, उसके लिए उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एट प्रेजेंट, और नई दिल्ली को भी इसे ध्यान में रखना चाहिए। द रोल ऑफ चाइना इज अनदर वाइल्ड कार्ड। चीन की भूमिका एक और वाइल्ड कार्ड है, particularly if India's response to Pahalgam hurts well entrenched China-Pakistan economic corridor interests in any way. Particularly, खासकर अगर पहलगाम पर भारत की प्रतिक्रिया, जो भारत जो एक्शन ले रहा है, वो किसी भी तरह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हितों को नुकसान पहुंचाती है, तब चाइना जो है वो एक और वाइल्ड कार्ड की तरह आएगा। ठीक है। The third room for error could come from any hastily prepared Indian response to the attacks. तीसरी गलती की गुंजाइश हमलों के लिए जल्दबाजी में तैयार की गई भारतीय प्रतिक्रिया से आ सकती है। तीसरी गलती कब हो सकती है? उसकी गुंजाइश है कि हमलों के लिए जो जल्दबाजी में तैयार की गई भारत की रिस्पॉन्स है, उससे वो तीसरी गलती हो सकती है। लेड बाय कॉल्स बाय सम इन न्यू दिल्ली, जिसका नेतृत्व नई दिल्ली में कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, दैट इट इज द टाइम फॉर डेफिनेट वॉर, कि यह निर्णायक युद्ध का समय है, एंड दैट द टाइम फॉर मैप मेकिंग और कार्टोलॉजिकल चेंजेस बाय कैप्चरिंग एंड होल्डिंग पार्ट्स ऑफ पीओके इज हाई। मतलब ये एक हाई टाइम है, एक बहुत ही निकट समय है जब पीओके के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके मानचित्र बनाने या मानचित्र संबंधी कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन लाने का ये बहुत ही हाई टाइम है भारत के लिए। द डिप्लोमेटिक रोड अहेड, आगे की कूटनीतिक राह। एट द सेम टाइम, साथ ही इंडियाज डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति हैज टू डबल एफर्ट्स टू कीप दोज काउंसिलिंग रिस्ट्रेंट। इंटरनेशनली, भारत की कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की सलाह देने वालों को दूर रखने के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा। एट बे विद द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूरोपियन यूनियन, द United Arab Emirates and Saudi Arabia joining the chorus and attempting to mediate by calling on Delhi and Islamabad to de-escalate. फिर से इस पैराग्राफ को एक बार सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं कि आगे की जो हमारी कूटनीतिक राह है, डिप्लोमेटिक रास्ता है, वो क्या है कि भारत को कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, संयम बरतने की सलाह देने वालों को, उन कंट्रीज को दूर रखने के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन से वो कंट्रीज हैं जिसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश भी शामिल हैं, और दिल्ली और इस्लामाबाद से तनाव कम करने का आह्वान करके मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इन दोनों देशों को के बीच तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं, डी एस्केलेट कर रहे हैं। सच कॉल्स विल ओनली गेट लाउडर इफ देयर इज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक बाय इंडिया। तो ऐसी मांगे और भी तेज हो जाएंगी कब? अगर भारत की ओर से जवाबी हमला किया जाता है। इन एडिशन, इसके अलावा इंडियाज डिसीजन टू सस्पेंड द IWT could see a diplomatic pushback from the World Bank and others including। इसके अलावा क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने के भारत के फैसले पर विश्व बैंक और ऊपरी स्तर के अन्य देशों सहित जो दूसरे देशों की ओर से जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेस देखने को मिल सकती है। मतलब दूसरे देश भी डिप्लोमेटिकली रिएक्ट कर सकते हैं, भारत को आंख दिखा सकते हैं डिप्लोमेटिक वे में, कूटनीतिक वे में, including upper riparian states such as China and lower riparian Bangladesh। इसमें चीन जैसे तटीय राज्य और निचले तटवर्ती बांग्लादेश भी शामिल हैं। At the UN Security Council (UNSC), India had to suffer a watered down statement issued last month। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत को पिछले महीने जारी किए गए एक कमजोर बयान का सामना करना पड़ा, that omitted references to the resistance force।
जिसने द रेजिस्टेंस फोर्स का जिक्र नहीं था। द ग्रुप लिंक्ड टू द लश्कर ए तैयबा, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा समूह है, दैट मतलब ये जो रेसिस्टेंस फोर्स है ये लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, दैट इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक, जिसने शुरू में पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। किसने? द रेसिस्टेंस फोर्स ने। एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द रेलिवेंट अथॉरिटी टू कोऑपरेट विद, एज पाकिस्तान इज अ करेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। अब देखो, भारत सरकार को सहयोग करने के लिए जो भी प्राधिकरण प्रासंगिक जो रेलिवेंट प्राधिकरण के रूप में भी शामिल किया गया था, कि पाकिस्तान भी यूएनएससी का एक वर्तमान सदस्य है। पाकिस्तान ने इतने सिंपल और इजीली भारत के साथ बात करने की कोशिश की। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद इंडिया मस्ट ब्रिंग अ लिस्टिंग रिक्वेस्ट फॉर अ यूएनएससी डेजिग्नेशन ऑफ द टीआरएफ एंड इट्स लीडरशिप। इसके बावजूद भारत को टीआरएफ और उसके नेतृत्व को यूएनएससी में सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध करना चाहिए, एज इट डिड फॉर द लश्कर ए तैयबा after the Mumbai attacks and the Jaish-e-Mohammed after Pulwama and convince the US। जैसा कि उसने मुंबई हमलों के बाद लश्कर और पुलवामा के बाद जैश ए मोहम्मद के लिए किया था, वैसे ही इस बार द रिस्पांस फोर्स के लिए भी करना चाहिए। एंड द अदर्स टू लिस्ट द टीआरएफ एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर कंट्रीज। द टीआरएफ को भी लिस्ट सूचीबद्ध किया जाए एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ अमेरिका और दूसरे देशों को भी कन्विंस करना चाहिए कि टीआरएफ को सूचीबद्ध किया जाए एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में उनके देशों में भी। The FATF's strictures on Pakistan have been an effective tool in the past and must be revisited। पाकिस्तान पर FATF की सख्ती अतीत में एक प्रभावी उपकरण रही है। मतलब हमने पीछे देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, तो ये प्रभावी रहा है पाकिस्तान के लिए, इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा है। तो इसीलिए डिमांड की जा रही है कि टीआरएफ को भी उस लिस्ट में शामिल किया जाए यूएनएससी के द्वारा और दूसरे देशों के द्वारा। ए डिप्लोमेटिक कैंपेन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT दैट इंडिया फर्स्ट प्रपोज्ड इन द 1990s, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए कूटनीतिक अभियान, जिसे भारत ने पहली बार 1990 के दशक में प्रस्तावित किया था, could also be re-energized, उसको भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, possibly using opposition leaders and the Jammu Kashmir leadership to head delegations abroad to defend India's responses, जिसके लिए संभवतः पॉसिबली विपक्षी नेताओं और जम्मू कश्मीर नेतृत्व का उपयोग करके विदेश में भारत की रिस्पॉन्सेस को, प्रतिक्रियाओं का बचाव करने के लिए भी डेलीगेशंस को, प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन द मैनर प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी 1971 में, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में और पीवी नरसिम्हा राव ने 1994 में किया था। इट्स अ हाईली टिपिकल पैराग्राफ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। LOC एज ए बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक सीमा के रूप में। फाइनली, अंत में, इट इज टाइम टू रिकंसिडर, यह पुनर्विचार करने का समय है, एन आइडिया, एक विचार पर, दैट वॉज प्रीमैच्योरली डिस्कार्डेड नियरली 2 decades ago। उस विचार पर फिर से सोचने का समय आ गया है, जिसे लगभग 2 दशक पहले, 2 दशक मतलब 20 सालों पहले, जिससे त्याग दिया गया था। ऑफ सीलिंग द LOC इनटू अ मोर फॉर्मल बॉर्डर, जिसमें LOC को और अधिक औपचारिक सीमा में सील कर दिया जाए। फॉर टू मेनी ईयर्स, कई वर्षों से पाकिस्तान की सेना ने हैज यूज्ड द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल किया है, एज अ कन्वीनियंट कंड्यूट, एक बहुत ही सुविधाजनक माध्यम के रूप में, टू ब्रिंग ओवर रिक्रूट्स फॉर ट्रेनिंग एंड सेंड ओवर टेररिस्ट्स टू कैरी आउट अटैक्स इन इंडिया। पाकिस्तान की सेना ने LOC का उपयोग प्रशिक्षण के लिए, भर्ती करने मतलब रिक्रूट करने और भारत में हमले करने के लिए, आतंकवादियों को भेजने के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक माध्यम के रूप में LOC का इस्तेमाल किया है, using both its permeability as well as its impermanence as a pretext to continue a proxy asymmetric war। देखो, इतने जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, यही एडिटोरियल को हार्ड बनाता है, and this is the reason why many students get afraid of understanding or reading this।
लेकिन कोई गल नहीं है। यूजिंग बोथ इट्स परमिएबिलिटी मतलब घुसने की क्रिया और इम्परमानेंस मतलब अस्थिरता, दोनों को एक बहाने के रूप में इसने कंटिन्यू किया है। कंटिन्यू अ प्रॉक्सी, दोनों का उपयोग उसने एक प्रॉक्सी असिमेट्रिक वॉर, एक विषम युद्ध जारी रखने के बहाने के रूप में किया है इसका इस्तेमाल। टीआरएफ्स इनिशियल टेलीग्राम मैसेज, शुरुआत की टेलीग्राम संदेश यह था, क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम मैसेकर, पहलगाम में जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी लेते हुए टीआरएफ की संदेश में लिखा था, मतलब पहलगाम नरसंहार, जो पहलगाम में एक साथ इतने लोगों को मारा गया, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए टीआरएफ का प्रारंभिक टेलीग्राम संदेश यह था, was that the attack was aimed at stopping demographic changes in जम्मू कश्मीर। उस मैसेज में लिखा गया था कि हमले का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में जनसांख्यिकी परिवर्तन को रोकना था। ऑन इट्स साइड ऑफ द एलओसी इन पीओके में नियंत्रण रेखा के अपने हिस्से में, however पाकिस्तान has completed demographic change, settling non-Kashmiris, army officers and others in the areas। पाकिस्तान ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पूरा कर लिया है, गैर कश्मीरियों, सेना के अधिकारियों और अन्य लोगों को इन क्षेत्रों में बसाया है। एंड हाइविंग ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान इनटू अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, और गिलगित बाल्टिस्तान को एक संघीय प्रशासित क्षेत्र में से अलग कर दिया गया है। These areas would be virtually ungovernable by India। ये क्षेत्र भारत के द्वारा गवर्न नहीं किए जाएंगे, even if they were to be taken over coercively, भले ही उन्हें बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया जाए। It is therefore, इसलिए vital to call time of death on Rawalpindi's jugular vein theory and dreams of unifying the now desperate regions of Jammu Kashmir। रावलपिंडी को गले की नस सिद्धांत और जम्मू कश्मीर की अब अलग अलग क्षेत्रों को एकीकृत करने मतलब जोड़ने और किसी तरह कश्मीर घाटी को अपने में मिलाने के सपनों को मृत्यु का समय कहना महत्वपूर्ण है। कि अब आपकी मृत्यु का समय आ गया है अगर आपने ये काम किया, कश्मीर को अपने कहने की कोशिश की, एंड नाउ समहाउ अनेक्सिंग द कश्मीर वैली, और किसी तरह कश्मीर घाटी को अपने में मिलाने के सपने को मृत्यु का समय कहना महत्वपूर्ण है। Now Delhi must revisit the LOC agreement proposals of 2007। नई दिल्ली को 2007 के LOC समझौते के प्रस्तावों पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए। That sought to turn the LOC और ceasefire line into a de facto border, जिसमें मांग की गई थी या जिसमें कोशिश की गई थी LOC या युद्ध विराम सीमा को वास्तविक सीमा में बदलने की। जो वो बॉर्डर जिस नाम से भी जाना जाता था, जिस भी कंडीशन में वो था वो बॉर्डर, उसमें वो बदलने की कोशिश की गई थी 2007 के उस एग्रीमेंट के थ्रू, प्रपोजल्स के थ्रू, विद अ व्यू टू मेकिंग इट्स अ परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द फ्यूचर, ताकि भविष्य में इसे एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाया जा सके। The role of the international community, if at all, would be in ensuring that Pakistan commits to it if it wishes to ensure a lasting equilibrium in the region। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका मतलब उनका कोई भी अगर रोल अगर है भी तो यह सुनिश्चित करने में होगी कि पाकिस्तान इसके लिए प्रतिबद्ध हो, कमिट करे, और यदि वह क्षेत्र में एक स्थायी संतुलन सुनिश्चित करना चाहता है तो इस तरह से ये थोड़ा हाईली टेक्निकल आर्टिकल था वो पूरा होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा, कि अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट्स इवन अ सिंगल सेंटेंस। अगर बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी, तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से मज़ेदार आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए इतना ही। Till then, keep learning and keep watching. Thank you.